Good morning, everyone. Good morning. So, today you are going to discuss a new chapter that is cell division and cell cycle and cell division. जनरली इसको हम लोग सेल डिवीजन ही बोलते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सेल डिवीजन क्या है? जब भी हम किसी को जब देखते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बेसिक को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स क्या है? मान लीजिए जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे कि जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट वी ऑब्जर्व क्या हम देखने की कोशिश करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने की कोशिश करें, बोले कि व्हाट यू अवेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन इन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अभी क्या है, बहुत ही लार्ज है, क्या है अभी जो बहुत क्या है, लार्जेस्ट है, बड़ा है, तो क्या कभी वो सिंगल सेल का होगा? सेल ही मल्टीप्लाई किया होगा तो बड़ा हुआ होगा। बात सही है। जैसा कि हम अपन के केस में क्या देख सकते हैं कि हमें पता है कि मेल गैमेट होता है, ठीक है, और क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म। जो क्या होता है, एक हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। वही बात करें फीमेल का, क्या होता है? ओवम। वो भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, एन एन। पर दोनों फ्यूज करता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो ये जो जाइगोट है ये क्या है? ये जो जाइगोट है ये क्या है? तो सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल एक सेल है जो क्या है, डिप्लॉयड है। बट यही क्या होगा, सिंगल सेल सिर्फ मल्टीप्लाई करता है किस में? दो सेल में। दो सेल मल्टीप्लाई करता है किस में? तीन सेल में। दो से चार है ना, तो ये बढ़ते जाता है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सेल है, मैं क्या बोलूँ, टू एन है, तो ये क्या हो जाएगा? दो हो गया। ये भी टू एन, ये भी टू एन। तो नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? तो हम नंबर जो बढ़ रहा है इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें दो सेल हो गया। फिर क्या होगा इसमें? ये भी दो होगा, ये भी फिर डिवाइड करेगा तो दो होगा। मतलब प्रोवाइडेड चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। अब हम अपने यहाँ पे आते हैं, बोल रहा है क्या, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन इन लार्जेस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल? तो क्या बोलेंगे? हाँ, यस। You may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. अगर कोई भी लार्ज ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर कोई भी लार्ज ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा। एंड क्या होगा? रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि ये एक सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल। इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा? ग्रोथ हुआ होगा। जब ग्रोथ होता है तो इसका साइज क्या हो जाता है? साइज क्या होता है? इंक्रीज हो गया। अब ये फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। तब ये क्या हो गया? दो में फॉर्म हो गया। तो ये जो सिंगल सेल, सबसे पहले क्या था? सिंगल सेल। अब ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल को क्या बोलेंगे? पेरेंटल सेल। सबसे पहले इसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। उसके बाद ग्रोथ होने के बाद फर्दर अब ग्रोथ नहीं हो सकता, तो आपस में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा और दो इक्वल भाग में डिवाइड। तो ये जो डिवीजन है इसी को क्या बोल सकते हो? रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया? ग्रोथ, और ये डिवीजन हुआ। एक से दो होना ही क्या है? रिप्रोडक्शन। तो बोल रहा है क्या, यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज on to form such a large organ. Growth and reproduction are characteristics of cell. Indeed of all living organism, सारे living organism में
ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। जितने भी सेल्स हैं रिप्रोड्यूस होते हैं डिवाइडिंग इनटू टू, with each parental cell giving rise to two daughter cell। तो each parental cell है यहाँ पे है, हमने क्या देखा, each parental cell दो daughter cell को क्या किया फॉर्मेशन। यहाँ पे नंबर कितना है, एक। यहाँ पे कितना होंगे, एक और दो, तो दो क्या हो गया फॉर्म में। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide। अब फिर इसमें भी क्या होंगे, ग्रोथ होंगे तो बड़ा होगा। फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा तो दो होगा, दिखाई दे रहा है। फिर ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन, तो फिर ये भी क्या होगा, दो। तो कितना हो गया, सिंगल सेल से माइटोसिस दो बार अगर बोलेंगे, डिवीजन दो बार करेंगे तो कितना हो गया, चार हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये नंबर बढ़ रहा है। गिवन इंटरनल न्यू सेल पॉपुलेशन that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consist consisting of millions of cells। तो एक सिंगल सेल मिलियन सेल में क्या हो सकता है, मिलियन सेल फॉर्म कर सकता है। एक सिंगल सेल मल्टीप्लाई करके मिलियन सेल्स क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें चीजें तो समझ में। आप देखेंगे कि ये जो सेल डिवीजन है ना, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या बोला है, सेल साइकिल किसको बोलते हैं। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड सेल का ग्रोथ होता है। ऑल दिस प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact neuron। ध्यान से देखेंगे, ये जो है क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, पहले वन क्लास में पढ़ते थे, देन सेकेंड क्लास में, देन थर्ड में, देन फोर्थ, देन फाइव। ये एक सीक्वेंस है कि नहीं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। उसी तरीके से जब सेल डिवाइड करता है तो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। मैं बता रहा हूँ, ये सेल साइकिल का क्या हुआ, फेज हुआ। इसको बोलते हैं एम फेज, इसको बोलते हैं G1, इसको बोलते हैं एस, इसको क्या बोलते हैं G2। अब ये एम जो फेज है, एम के बाद क्या आएगा, G1 में जाएगा, G1 के बाद एस में, एस के बाद G2 में, G2 से क्या होगा, फिर एम में। तो एक सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि एम से एस में जाएगा या G1 से G2 में जाएगा, ठीक है, एक सीक्वेंस है, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। The sequence of event by which cell duplicate its genome, synthesizes of other constituent of the cells, and eventually divides into two daughter cell is termed cell cycle। तो यहाँ पे क्या है, एक सेल साइकिल था, सिंगल सेल था, क्या था, सिंगल सेल था। अब सिंगल सेल किसमें कन्वर्ट हो गया, दो डाउटर सेल में। किसमें कन्वर्ट हो गया, दो डाउटर सेल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो सिंगल सेल दो डाउटर सेल में जब कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, एम से G1 में गया होगा, G1 से एस में, एस से G2 में, तब क्या होगा, दो फॉर्म किया होगा। ये सारे सीक्वेंस है। तो एक से जो दो बना है वो बिना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल का साइकिल बोलते हैं। तो इसको साथ साथ में क्या करेगा, फॉलो करेगा। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, जब सेल ग्रोथ होता है तो क्या होता है, ये सेल है, तो सेल है तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब ग्रोथ होता है, इसमें जब ग्रोथ होगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक एरिया को इंक्रीज होगा, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे। तो ये देखो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, बहुत एरिया क्या है, कम है, यहाँ से यहाँ तक ही है। लेकिन यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है, दूर है। तो किसमें ग्रोथ हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा, ये जो
कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहेगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर सीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डाउटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स series of events during cell division. These events are themselves under the genetic control. और सारे के सारे क्या होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं। अब हम लोग देखेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फेजेज ऑफ सेल साइकिल देखेंगे तो क्या होता है फेज, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद ये पिक्चर समझ में आएगा। हमने अभी बोला था क्या, 4 फेज था, एम, G1, एस और G2। ठीक है, ये हमने बोला था। अब इसको क्या बोलते हैं, गैप वन फेज। क्या बोलते हैं, गैप वन फेज। तो गैप वन फेज किसको बोलते हैं, गैप बिटवीन एम फॉर माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। एम फॉर क्या है, माइटोसिस है। क्या है, माइटोसिस। ठीक है। और जी फॉर क्या है, गैप वन। तो गैप वन, गैप वन मीन्स क्या है, माइटोसिस और एस के बीच के गैप को जीवन बोलते हैं। तो एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिंथेटिक, सिंथेटिक। और जीवन का मतलब क्या होता है, गैप दो। तो बोलेगा कि गैप वन जो है किसके किसके बीच है, तो बोलेंगे माइटोसिस और सिंथेसिस फेज के बीच को जीवन। और गैप टू किसको बोलते हैं, तो सिंथेसिस और एम वन के बीच को, गैप वन बिटवीन क्या, एम एंड एस। ठीक है। G2 bit gap between S and M, S and M। समझ में आ गया, S and M। तो ये क्या हो गया, G2 हो गया, और क्या हो गया, G1 हो गया। अब ये जो M फेज है अपने आप में क्या है, ये M फेज, M फेज में क्या है, दो चीजें हैं। दो चीजें, अब मैं अलग से दिखाता हूँ। ये जो M फेज है इसमें क्या है, दो चीजें। तो एक को बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, दूसरों को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का रिलेशन किससे है, सेल से या साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म से। कार्यों का काइनेसिस का किससे रिलेशन है, तो न्यूक्लियस है। समझ में आ गया, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म, कार्योकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन और। तो ये जो एम फेज है यहाँ पे देखेंगे, ये है एम फेज, ये है G1, ये है एस, और ये क्या है, G2 है। तो एम फेज को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। यहां से जो ये है, यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस। और ये जो यहां से यहां तक का रीजन, इसमें क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। मतलब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, जब भी कोई सेल साइकिल, तो क्या है, सेल साइकिल क्या है, ये फेजेज है। और ध्यान से देखेंगे, बोले ए टिपिकल यूकारियोटिक सेल। जब हम एक टिपिकल यूकारियोटिक सेल की बात करेंगे, is illustrated by the human cell in culture। जब ह्यूमन सेल को देखा गया, कल्चर किया गया, कल्चर का मतलब क्या होगा, लैब में हम लोग गए, ह्यूमन के सेल को लिए, चिक सेल को लिए या कोई भी सेल को लिए, और देखे कि कितने समय लग रहा है इसको एक सेल से दो सेल होने में। These cells divide once in approximately every 24 आवर। तो क्या हो रहा है, 24 आवर में से एक दिन में क्या हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism। तो ह्यूमन का जो सेल है, ह्यूमन का जो सेल है, एक सेल को
24 आवर लग रहा है 2 सेल बनने में। तो ये ह्यूमन का सेल है, बट वही अलग अलग सेल जो होंगे उसमें क्या लगेंगे, अलग अलग टाइम। जैसे यहाँ पे लिखा है ईस्ट का एग्जाम्पल दिया है, तो जो ईस्ट होते हैं कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट। तो इसमें कितना लगता है, 90 मिनट लगता है, मतलब 1/2 आवर लगता है। 90 मिनट्स में क्या होंगे, ये दो डिवाइड होंगे। तो ये ह्यूमन का सेल इसलिए ज्यादा समय लग रहा है, और इसका सेल है तो 90 मिनट लग रहा है, 1 से 2 होने में, है ना। और एक क्वेश्चन पूछ चुका है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इंटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, आसान है। ये जो एम फेज है, इसको तो क्या बोल दिया, एम फेज को क्या बोल दिया, माइटोसिस फेज बोल दिया, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, माइटोसिस फेज। अब बोलेंगे कि इंटरफेज क्या है, तो G1, एस और G2 तीनों को कंबाइन करके हम एक नाम देते हैं, दैट इज इंटरफेज। दैट इज इंटरफेज। तो इसमें क्या है इंटरफेज में, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज टुगेदर जब होंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो हम इंटरफेज बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस occurs, and the interphase represent the phase between two successive M phase। ध्यान से देखो, ये जो है इंटरफेज में जब साइकिल चलता है तो 95% जो टाइम है वो इंटरफेज में चला जाता है। सिर्फ 5% टाइम किसमें लगता है, एम फेज में। और सबसे ज्यादा जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो एम फेज में ही देखते हैं। क्यों, क्योंकि एम फेज में हमें क्या दिख रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसमें बहुत सारे स्पॉन्टेनियस चेंजेस दिखाई देने को मिलते हैं। इसमें G1, एस और G2 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हो गया। अब ये जो बोला जाता है, क्वेश्चन आया है कि जो जीवन फेज है, जो जीवन फेज है इसको क्या बोला जाता है, मोस्ट वेरिएबल फेज। मोस्ट वेरिएबल फेज हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे देखो, जैसे कि लॉन्ग जर्नी अगर हमें, अगर सफर करना है, बहुत दूर जाना है, तो हम लोग अपने बैग में क्या रखते हैं, लॉन्ग जर्नी के हिसाब से सामान को रखते हैं। अगर कम डिस्टेंस में जर्नी करना है तो हम कम सामान रखते हैं। इसका मतलब ये जो जीवन है, जीवन ही क्या होगा, सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करेगा और वही एस में जाएगा, और वही G2 में जाएगा, वही कहाँ जाएगा, एम में जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये समझो कि जैसे कि आर्मी का भर्ती होता है तो ट्रेनिंग सबसे हार्ड होता है। तो जिस लेवल का हमें ऑफिसर्स बनना है आर्मी का, उस उतने हार्ड क्या होते हैं हमारे, हमारे क्या होता है, ट्रेनिंग होते हैं। तो जो जीवन जो है ना, उसी को समझो कि जीवन ही मेन क्या है, मोस्ट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मोस्ट वेरिएबल क्या होते हैं, जीवन होता है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो वही बोल रहा है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर ऑफ एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। तो 24 आवर लग रहा है अगर एक सेल को, ह्यूमन सेल को, तो सिर्फ 1 आवर किस में लग रहा है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट वन ओनली अबाउट 1 आवर। इट्स इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन। तो हमने क्या बोला था कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ क्या होगा, 24 आवर में, 1 आवर में ही इतना ही सारे चेंजेस होगा, जो कि क्या है, 5% का क्या है, हिस्सा है। बट G1, एस और G2 ये मिलाकर क्या है, ये 95% एरिया को क्या करेंगे, सेल डिवीजन को कवर करेंगे 95% को। इसका मतलब क्या है, 23। क्या होगा, 23% क्या होगा,
इंटरफेज होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, 95% परसेंट के हिसाब से, और 23 आवर्स इसमें लगेंगे, इसमें 5% परसेंट के हिसाब से, और 1 आवर इसमें लगेंगे, तो 1 और 24 हो गया। और क्या बोल रहा है कि ये देख लो 95% और 5% 100, तो एक सेल को कंबाइन करने में, देखो जीवन कुछ है नहीं, जीवन क्या है ना, गैप बिटवीन एम एंड एस, गैप बिटवीन एम, देखो जी किसके बीच में है, एम के बीच में है और एस के बीच में है, इसके इसके बीच में है, तो गैप बिटवीन माइटोसिस एंड सिंथेटिक फेज। और जीवन का मतलब क्या है, गैप बिटवीन सिंथेटिक फेज एंड माइटोसिस फेज, यहाँ पे हमने लिखवाया ना, यहाँ पे, कि जीवन क्या है, जीवन को फर्स्ट को क्या बोलते हैं, गैप, गैप फर्स्ट बोलते हैं, तो बिटवीन, गैप बिटवीन एम माइटोसिस फेज एंड सिंथेटिक फेज, और गैप टू को क्या बोलता है, गैप बिटवीन सिंथेटिक फेज एंड माइटोसिस फेज। यहाँ तो बोला ना ये एम और एस के बीच में है, ये बीच में है, और यहाँ पे क्या है, एस और एम के बीच में, क्योंकि चलेगा इधर से, तो ये वाला एरिया को देख रहे हैं, उधर इधर से नहीं करेंगे, ठीक है, इधर से एरो नहीं देंगे, है ना। तो ये जी टू किसके बीच में, सिंथेटिक और एम फेज के, इसलिए क्या बोलते हैं, गैप टू। आया समझ में आप। कंटिन्यू होगी। वही बोला आप, यहाँ पे कैरोकाइनेसिस के बारे में बात करें, हम लोग देखे लिए कि एम फेज जो है, यहाँ पे एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of outer chromosome, जिसको कार्योकाइनेसिस बोला, एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोला, साइटोकाइनेसिस बोला। इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को बोला क्या जाता है, रेस्टिंग फेज बोला, पता है रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने बोला क्या, यहाँ पे लिखा है इंटरफेज, इंटरफेज का मतलब क्या होता है, G1 एस और G2 95% एरिया कवर करते हैं, इतना ये स्लो प्रोसेस है, इसीलिए इसको रेस्टिंग बोला गया, एकदम आराम आराम से क्या होता है, चलता है। बट जैसे एम आएगा, ठीक है, जो कि मात्र 5% क्या होता है एरिया में, यहाँ पे 23 आवर, यहाँ पे क्या लगेंगे, ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, 1 आवर एरिया टाइम लगेंगे इसमें, 1 आवर, यहाँ पे 23 आवर, वही यहाँ पे बोलने की कोशिश किया है, इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. The interphase is divided into three further phases. अब इंटरफेज भी क्या है, फर्दर डिवाइडेड है, वही बोला इंटरफेज को हमने पढ़ लिया, गैप वन, सिंथेसिस फेज, और क्या बोला, G2 फेज, है ना। तो गैप का मतलब क्या है, एम एंड एस, ठीक है, और ये क्या है, तो एस एंड एम, और एस क्या है, एस तो सिंथेटिक फेज है ही, ठीक है। तो जीवन फेज कोरेस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ध्यान से देखेंगे कैसे, मैं एक अच्छा पिक्चर बनाता हूँ, ये एम फेज है, ये क्या है, जीवन है, ये क्या है, एस है, और ये क्या है, ये G2 फेज। इसमें जो हम लोग क्रोमोजोम क्रोमोजोम बोलते हैं, क्रोमोजोम कितना रहेगा, हमारे ह्यूमन का अगर होगा तो 23 भैया, तो क्रोमोजोम रहता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में एम फेज में रहता है, इस फॉर्म में। लेकिन जैसे जीवन में आएगा तो क्या होगा, थोड़ा ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ये ओपन होगा। इसमें आएगा तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो एक ऐसा फॉर्म हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब, अब ये ऐसे बन गया है, क्या हो गया, एक डीएनए बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, दो बन गया, है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं, तो एस फेज को क्या बोलते हैं, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, किसमें होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, ठीक है, डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग G1 फेज
The cell is metabolically active and continuously grow, but does not replicate its DNA. Or synthetic phase mark the period during the DNA synthesis or replication takes place. तो देखा हमने लिखा भी DNA replication होता है. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, it increased to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell has diploid to a number of chromosome G1, then after S1 phase, the number of chromosome remains the same, that is in 2n. ये क्या बोला अब यहां से ध्यान से देख लेंगे. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए आता है और बच्चे नहीं बना पाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है. देखो क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि ये क्या है, सेल साइकिल, सेल का फेज. सेल का जो फेज है तो इसको आपने क्या बोला, एम बोला, G1, एस और इसको G2 बोला. तो बोला कि मान लो कि ये तो क्रोमोसोम इस फॉर्म है, तो जीवन में क्या होगा, थोड़ा सा ओपन होगा. मोस्ट कंडेंस फॉर्म है, एम है, तो इससे क्या होगा, इसमें आएगा थोड़ा ओपन होगा, फिर इसमें और ज्यादा ओपन होगा, इसमें और ज्यादा ओपन होगा. तो इसमें जब आएगा तो इसमें जो क्रोमोसोम है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलेंगे. ओपन हो गया. इस क्रोमोसोम को मान लो कि 2n बोला. 2n इक्वल टू क्या बोला, 2n इक्वल टू क्या बोला हमने, 46. तो n इक्वल टू 46/2 इक्वल टू क्या बोलेंगे, 23. तो 23, तो यहाँ पे क्या है, 2n इक्वल टू अगर 46 क्रोमोसोम है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें होगा क्या, इसको मान लो 2n है, डिप्लॉयड है, तो इसमें जो आएगा तो क्रोमोसोम क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा. तो इसमें क्या होता है, डबल हो जाता है. इसमें क्या होता है, G2 में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. तो इसमें क्या होगा, प्लॉइड चेंज नहीं होगा, ये भी क्या होगा, 2n होगा. यही बोलने की कोशिश कर कि जीवन में क्या होगा, क्रोमोसोम अगर 2n है तो यहाँ भी क्या होगा, 2n होगा. मतलब 46 है, इधर कितना है, अगर क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ, n इक्वल टू क्या बोलते हैं, 23. 2n इक्वल टू 46. तो n इक्वल टू 46/2 इक्वल टू 23. ठीक है, तो हेप्लॉइड क्या था, 46 होगा. तो इधर भी G2 में भी क्या होगा, 46 होगा. बट डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि ये ध्यान से देखिए, इसको मैंने क्या बोला, क्रोमोजोम बोला, क्रोमोजोम बोला. तो n इक्वल टू 2n इक्वल टू क्या है, 46. ये क्या है, G1 का है. लेकिन यही जब G2 में जाएगा, G2 में जाएगा तो इसमें क्या देखा आपने, 2n इक्वल टू 46 ही देखा G1 में. लेकिन यहाँ पे जाएगा तो ध्यान से देखो कैसे हो जाएगा. ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा G1 का. तो इस यहाँ भी 2n इक्वल टू क्या है, 46 ही है. बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या था, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड को. यहाँ पे हम लोग सेंट्रोमेर, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन बोलते हैं. क्रोमैटिन कितना है, एक. यहाँ पे क्रोमैटिन कितना है, एक और दो. तो क्रोमैटिन कितना हो गया, दो. इसका मतलब क्या है कि अगर 2n इक्वल टू 46 है तो क्या होगा, क्रोमोजोम. तो G1 में भी एंड G2 में भी क्या होगा, सेम होगा, 46 46. एक वही बात करेंगे क्रोमैटिड का, क्रोमैटिड का बात करेंगे, क्रोमैटिड का. तो क्या होगा, इसमें होगा 46 क्रोमैटिड, तो G2 में क्या होगा, डबल कर दो, 92 क्रोमैटिड होगा. ये नंबर बढ़ रहा है सिर्फ. यहाँ जैसे एक था तो यहाँ पे क्या हो गया, दो हो गया. एक था तो यहाँ क्या हो गया, दो हो गया. एक और ये दो. अगर ये 46 है तो ये कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा. लेकिन प्लोइडी चेंज नहीं होगी. क्या होगा, प्लोइडी चेंज नहीं होगा. और यही क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों को आता है नहीं. यही क्वेश्चन इतना दिक्कत होता है, तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी. इन एनिमल से ड्यूरिंग द एज पे डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है. कहाँ पे, न्यूक्लियस में. एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है ये. डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस में
सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल की बात कर रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म याद रखेंगे, सेंट्रियोल का डिवीजन कहाँ पे होता है, तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म से स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द G2 phase, प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है उसमें G2 में। इसको थोड़ा पढ़ लो एक बार, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये बोला है साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो all their lives? Do all cells in plants divide all the time? Do you think all cells continue to divide in all plant and animals? Can you tell the shape and the location of tissue having cell that divide and their life in higher plants? Do animals have similar मेरिस्मेटिक टिश्यू? तो हम बोलेंगे नहीं, दोनों में क्या होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे सेंट्रियोल क्या होता है, एक्चुअली प्लांट में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोजो, तो वहाँ पे स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है प्लांट के केस में। तो लोग आगे हम लोग देखने की अभी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस ये है, यहाँ पे क्या देखेंगे, बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि हैव यू स्टडी माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप, माइक्रोस्कोप में देखना है, इन लास्ट 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल the cell have G1 phase, after S phase, and after M phase? Also, what will be the DNA content of the cells at G1 after S and at G2 if the content after M is क्या है, 2C है, 2 क्रोमेटिन। ये हम लोग आगे देख लेंगे। अब बोला है क्या कि चलो भाई, हमने क्या देखा, फेज तो देख लिया, एम, G1, एस और G2, ये तो हम कभी भूलेंगे नहीं। और इसमें क्या आएगा, दो कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में क्या आएगा, पी मैट। पी मैट का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद रखिए पी मैट, याद रखिए पी मैट। कार्योकाइनेसिस में क्या आता है, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सारे के सारे आगे कार्योकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं आएंगे, बस साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस में। बोला कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एक्सिबिट डिवीजन। मतलब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जीवन से क्या होंगे, जीवन से अब जीवन में रुक जाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि मैं सेल डिवाइड नहीं करूंगा। डू नॉट अपीयर टू एक्सिबिट सेल डिवाइड, दैट इज हार्ट सेल हो गया। हार्ट सेल क्या है हमारा, जैसे हमारा बॉडी का साइज बढ़ते रहता है, हार्ट एक से दो नहीं होता है, ठीक है, हार्ट एक से दो नहीं होता है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या बोला है, इन मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, कुछ ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पे क्या होता है, डिवाइड होता है। इट नीडेड टू रिप्लेस सेल्स, तो जरूरत क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि उसको रिप्लेस किया जाए, दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ। तो क्या होता है, लॉस हो जाता है या क्या हो जाता है, उसमें इंजुरी आ जाती है, डेथ हो जाता है। दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो उसको एग्जिट वन फेज में इंटर होना पड़ता है। मतलब मान लो कि जीवन में क्या है, जीवन से इसमें जाना चाहिए, अगर सेल साइकिल चलता तो ये क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है। क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है जीवन पे, टू इंटर इनटू इनएक्टिव स्टेज। तो इसको अब इनएक्टिव हो गया क्योंकि इसमें नहीं जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सियंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सियंट फेज स्टेज बोलते हैं। कॉन्सियंट स्टेज को जी नॉट से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, जी नॉट से इंडिकेट करते हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड अन टू डू सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो क्या होता है, अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ये जरूरत पड़ेगी तो ही क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, वो एक्टिव रहेंगे बट उसका कोई काम नहीं रहेगा। जस्ट लाइक हम लोग वो पढ़े थे एनाटोमी में कि मान लो कि कोई प्लांट हो गया, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा लीफ है, बहुत सारा लीफ है, कोई एनिमल आया इसी को खा गया, अब उस प्लांट पे एक भी लीफ नहीं बचा,
तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो नोड होता है वहां से न्यू न्यू लीफ शुरू करना है। तो जब देखेंगे इधर में जब लीफ था तो यहाँ से न्यू लीफ नहीं निकल रहे थे, लेकिन अगर कोई एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, इसको क्या कहा जाता है, खा जाता है, देन स्टार्ट हो जाता है। तो बोलेंगे कि जब जरूरत पड़ी तो जी नॉट फिर से क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गया, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल सेल में क्या होता है, जो माइटोसिस देखने को मिलता है वो क्या है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही मिलता है। हाउएवर देयर इज ए फ्यू एक्सेप्शन डू दिस वेयर हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ एक्सेप्शंस है जो क्या है, डिवाइड करते हैं। तो हमारे में एक्सेप्शन नहीं है, वो हनी बी का है, मेल हनी बी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी क्या है, डिप्लॉयड, बट कुछ ऐसे हैं जो हैप्लॉयड क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं। Against this, the plants can show mitotic ribbon in both haploid and diploid cell। अब प्लांट में क्या होता है, जैसे ट्रीडोफाइट हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, उसमें क्या होता है, ये हैप्लॉइड भी होता है और डिप्लॉयड भी होता है। जैसे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो पढ़े थे उसके बारे में बात कर रहा है। तो हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जो मैक्सिमम 95% टाइम क्या होता है, सिंगल एन। और डिप्लॉन्टिक किसको बोलते हैं, 95% हैप्लॉयड और 5% डिप्लॉयड, तो उसको हैप्लॉन्टिक बोलेंगे। डिप्लॉन्टिक 95% क्या हो, 2n के फॉर्म में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स, हैप्लो डिप्लॉन्टिक मीन्स क्या होता है, वो हैप्लॉयड भी रहे और डिप्लॉयड भी रहे, उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, 50-50। ठीक है, तो बोल रहा है कि हनी बी के केस में क्या होता है, हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। फ्रॉम योर रिकोलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, चैप्टर 3 में पढ़े थे, वही बोल रहा है अभी जो मैंने बोला, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ही था। ठीक है, आइडेंटिफाई प्लांट स्पेसीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस सीन इन हैप्लॉयड सेल्स। तो देखो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है, ये न्यू जो एनसीईआरटी जो नीट का सिलेबस इस बार लॉन्च हुआ है कि नहीं, उसमें हटा दिया है। न्यू जो एनसीईआरटी आया है मार्केट में, उसमें है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है ही नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्या बात करेंगे यहाँ पे, एम फेज की बात करेंगे। एम फेज क्या है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ virtually all component of cells, since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। क्यों, क्योंकि सबसे क्या ये फास्टेस्ट है, क्योंकि ओनली 5% पूरे सेल का ये कंप्लीट करता है, और इसके पास क्या है, 1 आवर है, क्योंकि 23 आवर कौन यूज करता है, इंटरफेस। तो इसी में इसको क्या है, सारा साइकिल कंप्लीट करना है। इसी में क्या है, 5% में इसको कहाँ पे जाना है, तो प्रोफेज में जाना है, फिर मेटाफेज में जाना है, फिर एनाफेज में जाना है, फिर टेलोफेज में जाना है, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस करना है। देख रहे हो इसको कितना सारा काम है, वो भी सिर्फ 1 आवर में ही करना है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट बोलते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखा है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइज। सबसे ज्यादा चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, चेंजेस वो आपको इसी फेज में मिलते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोगेनी सेल इज द सेम, इट आल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, since the number of chromosome in the parent and progeny of the same। तो मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई पेरेंट सेल है, ये डिप्लॉयड है, इसके जो भी डॉटर सेल बने वो भी क्या है, डिप्लॉयड और डिप्लॉयड हुआ, तो नंबर चेंज हुआ नहीं ना, नहीं। यहाँ भी क्या होगा, 2n, यहाँ भी 2n और यहाँ भी 2n। तो यही बोल रहा है क्या, since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is the same। सेम का मतलब अगर n है तो दोनों बच्चा होगा, वो भी n होगा, n होगा, डेट इज माइटोसिस। अगर 2n है तो उसका जो दोनों बच्चा होने वाला है वो भी क्या होगा, 2n और क्या होगा, 2n होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। और माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है,
इक्वेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चेंजेस नहीं हुआ। दो, फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फोर स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कार्योकाइनेसिस अभी हमने बता चुका है, मैं बता चुका हूं जो यहाँ पे लिखा है कार्योकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रो देखो प्रोग्रेसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो प्रोग्रेसिव प्रोसेस का मतलब अगर समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, सपोज कि कोई ह्यूमन बीइंग है। क्या है? कोई ह्यूमन बीइंग है। देखो इसको समझो, बहुत ही अच्छा है ये, कोशिश करूंगा समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो कि कोई ह्यूमन बीइंग है ना। हम कभी क्या थे? छोटे थे, है कि नहीं? फिर क्या? तो छोटे हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? चाइल्डहुड बोलते थे। फिर जब बड़े हुए तो क्या बोलते हैं? एडल्टहुड। फिर बहुत ज्यादा बड़े हो गए तो क्या होता है? ओल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। नेसेंस, हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई कोई देखते हो बच्चे जो होते हैं बहुत कम उम्र में ही बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं? देखो, बड़ों जैसा बात करता है कि नहीं? अब कुछ बड़े हो करके बच्चे जैसे हरकत करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये देखो, बड़ा होकर बच्चा जैसा हरकत करता है। तो दोनों चीजें देखो, इसका मतलब बाउंड्री डिसाइड नहीं है। चाइल्डहुड का और एडल्टहुड का बाउंड्री डिसाइड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 8 वर्ष से नीचे के उम्र के एज के जो भी बच्चे होंगे उसको हम लोग चाइल्डहुड बोलेंगे, और 8 से ऊपर है कि नहीं 40 तक के हम लोग क्या बोलेंगे? एडल्टहुड बोलेंगे। मान लो, या मान लो 15, मान लो 15 या 18 से नीचे को चाइल्ड, 18 से ऊपर को क्या मानेंगे? 45 तक मान लो एडल्टहुड मानेंगे, और 45 से क्या मानेंगे? उसको ओल्डहुड मानेंगे, ऐसे मान लेते हैं। तो मैं बोला वो टाइम फिक्स तो नहीं है, फिक्स नहीं है। किसी में हो सकता है कि वो 20 साल में क्या हो? एडल्ट में जाए। किसी में हो सकता है कि 10 साल में ही एडल्ट में चला जाए। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज है। प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार होते रहता है। ये बाउंड्री फिक्स डिवाइड नहीं है। हो सकता है कि कुछ जो प्रोसेस है, ऐसे थोड़ा होता है कि मान लो, ऐसा तो नहीं होता है ना कि ये दैनिक जीवन में क्या होता है कि व्यवहार होता है। हम इन्वायरमेंट से कुछ चीजों को सीखते हैं, उसके बाद क्या होता है? हम जल्दी से मैच्योर होते हैं। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? कब आती है? जब हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आते हैं, तो बहुत कम उम्र में क्या होता है? मैच्योरिटी आ जाती है। और थोड़ा प्रेशर कम रहता है तो बहुत लेट से मैच्योरिटी आती है। तो मेरे मैच्योरिटी भी एक सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं मान लो कि मैं एक उम्र डिसाइड किया हूँ 15 साल के बाद, है ना। 15 साल एज हो रहा है, तो नीचे में जैसे जाएंगे तो मान लो चाइल्डहुड, उसके ऊपर जैसे तो एडल्टहुड। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल एक दिन के बाद आप एडल्ट में चले गए, ऐसे नहीं बोल सकते। वो एक प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव प्रोसेस बोलते हैं। एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज। और ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो है, ये बहुत ही क्लियर कट डिवीजन इसका क्या डिसाइड नहीं है। बहुत डिसाइड नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जीवन से एस में जाएंगे, एस से G2 में जाएंगे, और G2 से एम फेज में जाएंगे। तो हो सकता है कुछ जीवन का हिस्सा एस में पहुंच चुका है, बात समझ रहा है ना। या कुछ जीवन में ही एस का काम हो चुका है। आप समझ में आ रहा है? कुछ, लेकिन हम एक पर्टिकुलर, हम लोग ग्रुप, मतलब इसको फेजेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ये जो चारों दिखाई दे रहा है, ये किसका फेज है? तो क्या बोलेंगे? कार्योकाइनेसिस का है। किसका है? कार्योकाइनेसिस का। लास्ट में क्या होगा? तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो कंप्लीट ये सारे के सारे को मिलाकर क्या बोलेंगे? एम फेज बोलते हैं। और ये क्या हो गया? कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के बारे में बोलेगा, और ये क्या बोलेगा? साइटोप्लाज्म के बारे में ये बोलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे हम लोग प्रोफेज। क्यों प्रोफेज? क्योंकि प्रोफेज में क्या होता है? सबसे ज्यादा चेंजेस हमें दिखाई देने वाले हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस हमें दिखाई देगा किसमें? तो प्रोफेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज। प्रोफेज क्या है? एक फर्स्ट स्टेज है। किसका? ऑफ कार्योकाइनेसिस का। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का क्या फर्स्ट स्टेज? कार्योकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का सिंथेसिस करना। कार्योकाइनेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, लाइट का सिंथेसाइज करना। उसी तरह कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियस का सिंथेसिस हो रहा है, क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहा है। आप माइटोसिस फॉलो द S1 एंड G2। तो किसको फॉलो करेंगे? ये S1 एंड G2 को फॉलो करेंगे। प्रोफेज क्या है?
ध्यान से देखेंगे ये क्या बोल रहा है, प्रोफेज क्या है, देखो। एम है, तो एम में क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। और यहां से यहां तक का क्या बोलते थे, साइटो काइनेसिस बोलते थे इसको, G1 एस और G2, और इसको एम फेज क्या बोलते थे, एम फेज। ये चीजें तो दिखाई दे रही है ना, क्या है, ये चीजें दिखाई दे रही है। अब यहीं पे बोलने की कोशिश कर रहा है क्या, इन एस एंड G2 phases of the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined, वही बोला है क्या, कि S1 में और G2 में, एस में और G2 में, बोल रहा है क्या, न्यू डीएनए मोलिक्यूल फॉर्म नॉट डिस्टिंक्ट और इंटरवाइंड बट इंटरवाइंड। तो इसमें क्या होगा, जो डीएनए होगा क्या होगा, इंटरवाइंड होगा, पूरा इस तरीके से डीएनए नहीं होगा। जो डीएनए क्लियर होता है इस टाइप का नहीं, कैसा रहेगा, तो उलझा उलझा रहेगा, क्या रहेगा, इंटरवाइंड, क्या रहेगा, विंटर वाइड रहेगा यहाँ पे, किस में, इसमें। तो यही पहुंचेगा क्या, इसके बाद G1 में गया, G2 के बाद प्रोफेज में जाएगा। वही बोल रहा है क्या, कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। अब यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे ओपन था, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरवाइंड हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, अब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि एम फेज में हम क्या देखते थे, फाइनली क्रोमोसोम ऐसा रहेगा, जो क्या था, मोस्ट कंडेंस। देखो मैं सिंपल से बताता हूँ, मजा आएगा, मैं सिंपल बता रहा हूँ, तुम लोग को दिक्कत ना हो ज्यादा। ये क्या है, क्रोमोसोम। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा ओपन होगा, ये मोस्ट कंडेंस है, डेट इज एम फेज, ये थोड़ा सा क्या होगा, ओपन होगा, ये फिर ओपन होगा, और फिर बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि मोस्ट कंडेंस एम फेज, इसको क्या बोलेंगे, G1, इसको क्या बोलेंगे, G2, इसको क्या बोलेंगे, एस फेज में। हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम वही है, बट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और क्या हो रहा है, फर्दर लेस कंडेंस हो रहा है, मोस्ट कंडेंस, लेस कंडेंस, और लेस कंडेंस, और यहाँ पे पूरा ओपन हो जाता है। ओपन में क्या होता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से इस, ये जो है इस फेज में है, इस फॉर्म में ऐसे है, तो समझ सकते हो कि जीवन में कैसा होगा, ऐसे होगा। फिर एस में क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखो कैसे, मैं एक और पिक्चर बना रहा हूँ, वहां पे देख लो। आप समझ में आ रही है, एम फेज, G1 फेज, G2 फेज, और सॉरी एस फेज, और क्या है, G2 फेज। एक और क्लियर पिक्चर देखो, रुक जाओ। ये बहुत ही मुश्किल है, ये चीजें नहीं समझ में आएगी अगर अभी नहीं समझोगे तो। ये क्रोमोसोम है, समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे, M1 फेज, G1 फेज, G2 फेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक न्यू न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू होगा इसके बगल में, तो एक डीएनए से क्या होगा, दो डीएनए बनना शुरू करेगा, और यहाँ पे दो बन गया। ये क्या है, G1 एस फेज, और ये क्या है, G2 फेज। वही बोले थे क्रोमोसोम नंबर, इसमें मान लो क्या है, 2n इक्वल टू क्या है, 46। तो यहाँ भी क्या है, 2n इक्वल टू क्या है, 46। लेकिन बात करेंगे स्ट्रैंड की, तो यहाँ पे मान लो एक क्रोमोसोम इस टाइप का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो हो गया कि नहीं, तो 2C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2C होगा। अगर यहाँ पे क्या है, 2C है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C। यहाँ पे क्या है, ओनली सिंगल सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C। यहाँ पे क्या है, 4C है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8C हो जाएगा। तो ये डबल हो जाता है, G2 में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है,
एम फेज, G1, S और G2। यहाँ पे मान लो क्रोमोजोम इक्वल टू 2n = 46 है, तो इधर भी क्या होगा, 2n = क्या होगा, 46 ही होगा। इधर भी 2n = 46 ही, चेंजेस नहीं होंगे। बट वही बात करेगा सी का, 2C, यहाँ पे क्या है 2C, तो इधर में क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा। तो डबल हो क्या रहा है, क्रोमैटिन डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रोमैटिन डबल हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्रोमैटिन है, तो इसको मान लो G1, तो ये दो क्रोमैटिन हो जाएगा। G2 में क्या हो जाएगा, दो क्रोमैटिन में 2C हो जाएगा, बस 1C और क्या है 2C हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, वही हमने बोला वही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम किसको बोलते हैं, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन of chromosomal material. The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centrosome, which has undergone duplication during S phase of interphase, now begin to move towards opposite pole of the, ध्यान से देखो क्या लिखा, the centrosome which had undergone duplication in phase। इसका मतलब क्या है, एस फेज में दो चीजें हो रहा है, एस फेज में दो चीजें हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। और क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, सेंट्रियोल विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एज फेज। तो सेंट्रियोल भी क्या है, अगर एक है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल समझ में आ रहा है ना, सेंट्रोजोम इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। और यहाँ पे परपेंडिकुलर लग गया तो क्या बोलोगे, अभी हो गया सेंट्रोजोम। तो ये भी क्या हो गया, एक से दो हो जाएगा ये भी। नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बाय मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर। अगर मान लो कि ये मैं बोला कि ये प्रोफेज है, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज कंप्लीट हो गया, प्रोफेज का इतना ही तक काम है, तो उसके बाद एम फेज में जाएगा, तो वही लिखा है द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर। ये कैरेक्टर देखेंगे, पहला क्या होगा, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोसिस। क्रोमोजोम ये थोड़ा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। जैसे हमने क्या बोला था, G2 में क्या था, थोड़ा अनविंड था, अनटेंगल मतलब उलझा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और थोड़ा कंडेंस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम हैज सीन बाय कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एज अ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर में अटैच रहेगा तो दो क्रोमैटिड हमें दिखाई देंगे। दो क्रोमैटिड का मतलब, जैसे हमें मैं बोला था कि यहाँ पे क्या है, अगर इस टाइप का क्रोमैटिड है, तो क्रोमैटिड कितना है, एक और दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रोमैटिड चार हो जाएगा, तो 4C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1C रहेगा तो यहाँ पे 2C हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है क्या, कि बेगिन क्या बोल रहा है, कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच टुगेदर ऑफ द सेंट्रोजोम। दूसरा क्या बोल रहा है, सेंट्रोजोम which has undergone duplication during interphase begin to move toward opposite pole of the cell. Each centrosome with a spindle fiber form mitotic apparatus। ये देखो एक सेल का साइकिल है, यहाँ पे मान लो क्या है, क्रोमोजोम कितना है, दो, तीन, चार। इसी तरह मैं क्या बना रहा हूँ, मान लो कि 23 बना रहा हूँ या 46 बना रहा हूँ। हैप्लॉइड होगा तो 23, डिप्लॉइड होगा तो 46। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रोजोम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम देखो यही, इसको क्या बोलेंगे, पोल, नॉर्थ पोल, और क्या बोलेंगे, साउथ पोल, जिसको मानना है मान लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये क्या दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो ये अपोजिट पोल में मूव किया कि नहीं, इसी के बारे में पूरा। और क्या करेगा, ये स्पाइनल फाइबर फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे काइनेटोकोर लगे होंगे, और काइनेटोकोर से स्पाइनल फाइबर अटैच होगा, और इस तरह ये खींचेगा, ये भी
और क्या होगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, और क्या हो जाएगा, बाद में ये अलग हो जाएंगे। तो आगे है प्रोसेस, अलग हो जाने का प्रोसेस है। तो ये इसमें हो रहा है, किसमें, तो स्पाइंडल फॉर्मेशन हो चुका है इसमें। ठीक है, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड द एस्टर। और ये जो है माइक्रो जो ट्यूबुल्स है, करता क्या है, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन करने के पहले इस टाइप का रेडिएशन रेडिएट करता है, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। यही एस्टर्स जब लंबा होगा, है ना, तो स्पाइनल फाइबर होगा, जो कि क्या होगा, क्रोमोसोम से क्या होगा, अटैच हो जाता है। यहाँ पे भी होगा सेंट्रोजोम। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये दोनों खींचेगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, जैसे ये बनाया सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है, टू एस्टल्स टुगेदर विथ स्पाइनल फाइबर फॉर माइटोटिक apparatus। तो ये जो फॉर्म हो रहा है ना स्पाइनल फाइबर, इसको माइटोसिस apparatus भी बोलते हैं। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज when viewed under the microscope do not show Golgi apparatus। Golgi apparatus हमें दिखाई क्यों नहीं देगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई नहीं देगा, न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देगा, एंड न्यूक्लियर एन्वेलप दिखाई नहीं देगा। ये चीजें हैं, जब हम लोग प्रोफेज में पहुंचे तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, गोल्जी apparatus नहीं दिखाई दे रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखा रहा है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस फिगर को देखेंगे और हमें समझ में आएगा। देखो, अर्ली प्रोफेज में पहले देखते हैं, पिक्चर को ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे नहीं, अभी पिक्चर को देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम हमारा इस फॉर्म में रहता है, प्रोफेज में क्या रहता है, इस फॉर्म में। इसमें क्या होगा, और देखो, और कंडेंस हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे और कंडेंस हो रहा है लेट प्रोफेज में। उसके बाद कंडेंस होगा तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम फॉर्म होता क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रोजोम यहाँ पे फॉर्म हुआ, जो बनाया उसी को देख लो, सेंट्रोजोम यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ एस फेज में। फिर यहाँ पे क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन किया, और एस्टर एस्टर, ये देखो ये क्या एस्टर है, ये जो लिखा है रेडिएशन टाइप का लिखा है रेडिएट, ये एस्टर है। एस्टर में से कुछ क्या हो गया, स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन कर गया, है ना, और यहाँ पे बना और यहाँ पे अटैच हो गया, और फिर इसमें क्या हो रहा है, मेटामेरिक में क्या होगा, सारा एक लाइन में आ जाएंगे, एक प्लेट में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे एक प्लेट में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जो प्लेट है अब हाफ हो जाएंगे, जस्ट लाइक ये समझो ऐसे, कि यहाँ पे इस टाइप का था, इस टाइप का था, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अब इस टाइप का हो जाएगा, तो दिक्कत, अब इस टाइप का हो जाएगा। अब चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिश कर। बोल रहा है मेटाफेज में, द द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप marks the start of second phase of mitosis. Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, द कंप्लीट disintegration of the nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद जैसे खत्म होगा तो क्या होगा, पीमेट बताए थे, पीमेट, प्रोफेज, एना, प्रोफेज के बाद कंप्लीट होगा तो मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, तो न्यूक्लियर इन्वेलप का जो कंप्लीट क्या होगा, इसमें डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियस है ना यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है ना ये टूट रहा है, देखो यहाँ पे टूट रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गया ये,
है ना। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस आ गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही टूट गया, वही बोला यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियस। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देख रहा है यहाँ पे, ये पोर है बीच में, यहाँ पे पोर है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो ये टूट रहा है कि नहीं, वही डिसइंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्या था, अलग अलग था, ओपेक फॉर्म में था कि नहीं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अटैच हो गया, मतलब कंडेंस फॉर्म में हो गया, कंप्लीटेड। दे कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, सब देखेंगे तो लेट प्रोफेज में ऐसा दिखाई देगा। दिस देन इट इज a stage at which morphology of chromosome is easily studied। तो इसी स्टेज में क्या करते हैं, आप क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा स्टेज है जिसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को इजी से स्टडी करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, मेटाफेज। क्या बोलेंगे, मेटाफेज। मेटाफेज क्या है, एक ऐसा स्टेज है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडी, आसानी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड which are held together by the centromere, a small disc-shaped structure at the surface of the centromere called the kinetochore। ये kinetochore पता है ना, ये वाला चीज बोल रहा है, देखो ये ध्यान से देखेंगे, ये इस टाइप का दिख रहा है ना, इस पिक्चर को मैं बता रहा हूँ, ये इस टाइप का दिखाने की कोशिश किया है, इस टाइप का दिखाने को बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है, क्या है ये, क्या है, सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर के पास में ही, सेंट्रोमियर क्या होता है, दो क्रोमेटिड को अटैच करता है, सेंट्रोमियर के ऊपर नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, काइनेटोकोर, ये स्पाइनल फाइबर को अटैच करेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे भी काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और दोनों क्रोमैटिन को पकड़ कर कौन रहता है, तो सेंट्रोमियर का काम है, क्या है, सेंट्रोमियर का क्या है, काम है। वही बोल रहा है क्या, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell। By this stage condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope। This that is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied। This stage emphasizes chromosome made up of two sister chromatids, जिसको क्या होता है, कैनेटोकोर। दिस स्ट्रक्चर आर सर्व एज द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल फाइबर। मेटाफेज में ही क्या होता है, स्पाइनल फाइबर कैनेटोकोर से अटैच होता है, फॉर्म बाय द स्पाइनल फाइबर डू द क्रोमोसोम दैट मूव इनटू द position at the center of the cell। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, with one chromatid of each chromosome connected to kinetochore, spindle fiber form one pole, and the sister chromatid connected to the kinetochore, spindle fiber of the opposite pole। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेटा फेज प्लेट। मेटा फेज प्लेट का मतलब क्या होता है, जब स्पाइनल फाइबर ये क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, जब स्पाइनल फाइबर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है, स्पाइनल फाइबर जब यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, सब एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में आ गया कि नहीं, यहाँ पे एक लाइन में आ गया, तो इसको बोलते हैं मेटा, मेटा फेजिक प्लेट बोलते हैं। मेटा का मतलब क्या होता है, सेंटर। मेटा का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई चीज है, उसका सेंटर का क्या बोलते हैं, एरिया को मेटा बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक, क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक, तो उसको मेटा फेज बोलते हैं। सारे के सारे क्या हो गए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, देखो ना कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन सब क्या होगा, अरेंज होगा एक प्लेट में, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक। अब बोलेगा कि क्या, जैसे प्रोफेस का हमने क्या देखा था कि कैसे पता चलेगा प्रोफेस कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बताओ भाई, मेटाफेज कंप्लीशन अगर हो रहा है तो उसका क्या होगा, कुछ तो
ये होगा, कुछ फीचर्स तो होंगे। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है, स्पाइनल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। स्पाइनल फाइबर देखो, ये काइनेटोकोर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पाइनल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। एक मिनट इसको क्लियर करो। बोला क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटोकोर यहाँ पे प्रेजेंट है, काइनेटोकोर। स्पाइनल फाइबर क्या है यहाँ पे अटैच है, स्पाइनल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू spinal equator and get aligned along with metaphase plate। मेटाफेजिक प्लेट में बोला था, वही मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पाइनल फाइबर टू बोथ पोल्स। बोथ, ये क्या है, ये पोल है, दोनों पोल एकदम सेंटर में क्या हो गया, सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनाफेज को। एनाफेज में क्या होता है देखेंगे। एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों अब अलग हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा, दो एक सेल से दो सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एट द onset ऑफ द एनाफेज, onset ऑफ द एनाफेज का मतलब जैसे स्टार्ट होता है, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेरिक प्लेस एंड स्प्लिट सिमुलटेनियस। स्प्लिट का मतलब क्या होगा, अब ये दोनों इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। ये क्रोमोसोम है कैसे, इस टाइप का है, तो ये सारे क्या इस टाइप का ही है। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये फाइली कैसे हो जाएगी, ये फाइली टूट के हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर, यहाँ यहाँ। वही बोलने की कोशिश करें, स्प्लिट हो गया सिमुलटेनियसली एंड द टू न्यू क्रोमैटिड्स now referred to as the daughter chromosome of the further daughter nuclei। अब ये further daughter nuclei को भी फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस का बनना शुरू हो, फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियस का बनना शुरू हो गया, ठीक है। पहले क्या हो गया, अलग होंगे, अब एक ही न्यूक्लियस में दोनों है, न्यूक्लियस तो खत्म हो गया है, डिजेनरेट हो गया, साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। जैसे ये अलग होंगे, तब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ था एम फेज में, और यहाँ पे क्या होगा, अब रिपीट हो जाएगा। begin their migration toward the opposite pole as the chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed toward the pole, and hence, at the leading edge, with the arm of the chromosome trailing behind। फिगर 2.2 में क्या है, सी में पिक्चर दिया है, देखो ये नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये बोल रहे हैं ट्रेलिंग बिहाइंड, ये देखो लोग क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, अलग अलग खींच दिया ऐसे। अब यहाँ पे बनाओ, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस का यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस का बनना शुरू हो जाएगा, देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, इस क्रोमोसोम मूव सेंट्रोजोम, दिस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड। एनाफेज का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो देखने की कोशिश करेंगे। एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट क्या हुआ, ये तो है, सेंट्रोजोम स्प्लिट हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट होगा। सेंट्रोजोम स्प्लिट का मतलब क्या है, क्रोमोजोम सेंट्रोमियर का मतलब, ये क्रोमोजोम दोनों को कौन, इस स्ट्रैंड को कौन होल्ड किया है, तो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर।
यहाँ पे स्पाइनल फाइबर इधर खींचेगा, स्पाइनल फाइबर इधर खींचेगा, तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब स्पाइनल क्रोमोसोम यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। तो ये बोल रहा है क्रोमेटिड सेपरेट, मतलब क्रोमेटिड हो रहा है, ये क्रोमेटिड एक दो, यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमेटिड सेपरेट हो गया एक दो, ठीक। तो क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल, और क्या होगा, ये धीरे धीरे ये इधर अपोजिट पोल में क्या होगा, ये देखो इस टाइप का है, ये इस टाइप का शेप है, ये इस टाइप का शेप है, इस टाइप का शेप है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या हो गया, मूव हो गया। अब टेलोफेज में क्या होता है, कुछ नहीं। Beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, chromosome have reached their respective poles, condense loose individual. The individual chromosome can no longer be seen, and each set of chromosome material tend to collect the each of the two poles. अब बोल रहा है कि क्या इसका फीचर्स है कि टेलोमेर कंप्लीट हो गया। तो टेलोमेर कंप्लीशन का फीचर्स यही है कि न्यूक्लियस क्या हो गया, यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्या हो रहा है, क्रोमोसोम क्लस्टर में हो रहा है ना, अपोजिट स्पाइनल फाइबर एंड देयर आइडेंटिटी ऑफ लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन आ गया यहाँ पे, डेवलप एंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स ऑफ ईच पोल ऑफ द फॉर्मिंग टू आउटर। और सारे के सारे क्रोमोसोम तो पॉइंट पॉइंट इस फॉर्म में आ गए, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो गया, फॉर्म हो गया, जो कि लॉस कहाँ पे हो गया था, बेटा फेज में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइटोकाइनेसिस को अभी भी देख लेते हैं, सही रहेगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, हमें पता है कि जब न्यूक्लियस दो टो फॉर्म हो गया, अभी क्या है, सेल एक ही है, तो हमने दो टो न्यूक्लियस बना लिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये अंदर जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, एक सेल में एक न्यूक्लियस आएगा, फिर एक सेल में एक न्यूक्लियस आएगा, कहानी खत्म, दो सेल बन गया। तो ये इसमें वही हो रहा है। तो साइटोकाइनेसिस है क्या, इसको देख लेते हैं। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, mitosis accomplished not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself divided into two daughter cells by the separation, किसका, by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which the cell division gets completed. फिगर क्या 10.2 कहीं में देख सकते हैं। In an animal cell, बताइए कौन सा होता है।